हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एवं फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए दिल्ली डाइट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का, उसमें से इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। 10 नंबर के बायोलॉजी से, 10 के केमिस्ट्री से और 10 के फिजिक्स के। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों बिना वक्त गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है। तो दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबेसिस अमल के कारण बनता है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो होता है ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण उत्पन्न होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। तो कौन कहलाता है, ये जिंकगो जो है आपका आंसर डी ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो रेस्फोलिया का नाम का जो पुष्प है ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो ये जो आपका आंसर है ये साइकस हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो हमारा जो ये सिकुआ है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष कहलाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो आपका जो ये प्रतिकाग्र है ये हमारा जो स्टिग्मा इसे कहते हैं हम, तो ये केसर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा कोफर्मिन होता है। तो जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम होता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो जो पौधे का आर्द्र पतन है वो पीथियम डिवेरिनियम के कारण होता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो ये मेंडल, आपको पता है मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहला अपना आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो ये जो किया था ये वॉटसन तथा क्रिक ने किया था। आंसर इज ए। दोस्तों ये जितने आपके दिल्ली डाइट एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसकी जो लेवल की साइंस होगी वो 9th-10th की होगी, और जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो 9th-10th के ही होंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के आपके नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपने 9th-10th की साइंस की बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, वरना आपको उन बुकों को एक बार पढ़ने की और ज़रूरत है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये आपका एंजिंग कहलाता है। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। तो ये महासागर हो जाएगा आपका। महासागर सबसे ज़्यादा स्थिर पारितंत्र कहलाते हैं। फिर उसके बाद रेगिस्तान। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो वन उन्मूलन यानी कि वनों का उन्मूलन करना, वनों को काटना, उनकी कटाई करना, ये सब पारिस्थितिक तंत्र को डगमगाता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो ये लकड़ी काटने से ही बिगड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो हिमालय पर्यावरण एवं विकास गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये भी सही है। तो हमारा जो इस आंसर है ये सही नहीं है। भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये कोलकाता में नहीं है, ये बेंगलुरु में है। निम्न में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो हमारी जो जेट उड़ान है, आपने सुना होगा जेट उड़ान, और ये जो रेलगाड़ियाँ होती है ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करती है। इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो जो जैव निम्नीकरण है वो कागज़ है। कागज़ को हम दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। प्लस्क घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे संबंधित व्याप्तता कहते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो डीएनए की जो संरचना है उसको सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने रेखांकित किया था। लेप्रासी बेसिलम का आविष्कार
किया था। तो लेप्रासीबेसिलम का आविष्कार किसने किया था? तो ये हैंसन ने किया था। आपका आंसर बी हो जाएगा। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों में होते हैं, आपको पता होगा। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ये आपकी होमोफीलिया, यही आनुवांशिक होती है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। आपको पता है क्या बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन था? तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय स्तनी सिंह था, यानी कि शेर। डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे? विशाल स्थायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोटामस जाति को जन्म दिया, अंडा देने वाले स्थायी सरीसृप जो लुप्त हो गए, तो ये सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, क्या है? ये स्तनधारी है जो कि विलोपन की कगार पर विलुप्त होने वाला है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। इसका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। इसलिए अंग पूछा है तो हमने जांघ बता दिया, लेकिन हड्डी का नाम पूछा होता तो हमें फीमर बताना होता। अब क्वेश्चन इसके विपरीत ही हो सकता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका नाम बताइए और वो किस अंग में होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच होती है जो कि कान में होती है, और कान में मुख्यतः 3 हड्डी होती है। पूरी शरीर की बात करें तो 206 हड्डी होती है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें से प्रत्येक हाथ में 20-20 हड्डियाँ होती हैं, अंगुलियों में 14-14 हड्डी, चेहरे पे 14 हड्डी होती है। तो ऐसे करके आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं। हाथ की हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, जो कि हीमोग्लोबिन जिसमें हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और आपको पता हो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लोहे की मात्रा होती है। ये दोबारा रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक है? तो सर्वव्यापक ब्लड ग्रुप ए बी माना जाता है। हाँ, ए बी। कार्य का मात्रक क्या है? अब देखिए हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स के स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के होंगे, तो यहाँ से फिजिक्स के आपको देखने। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक सबको पता होना चाहिए कि जूल है। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान वित्तीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के वित्तीय सूत्र नहीं है, बाकी सभी के वित्तीय सूत्र है। बल एवं दाब को इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ, बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। क्रिकेट का खिलाड़ी, ये देखिए ये गति के नियम से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन के गति के तीनों नियम। जड़त्व का नियम जिसे प्रथम नियम कहा जाता है, त्वरण का नियम जिसे द्वितीय नियम, और प्रतिक्रिया का नियम से तृतीय नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों औने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। यहाँ पर गति का द्वितीय नियम काम कर रहा है। ऊंचाई की जगहों पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः पानी उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप कौन सा? द्रव्यमान है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या करेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहता है? तो अपरिवर्तित रहेगा इसमें शायद, हाँ अपरिवर्तित रहेगा। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह क्या होता है? वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। ओनली सी। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो आपको पता होगा ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में है और सबसे कम इंदौर में। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो शून्य में संचरण कौन सी तरंगे नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती हैं, बाकी सब कर सकती हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए वो चमकता है।
और वो अंधेरे में भी चमक सकता है। दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये महान वैज्ञानिक माने जाते हैं और न्यूटन के गुरु भी ये थे। ये तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो दाब से स्वतंत्र होता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसे संबंधित व्याप्तता कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन होती है उसकी संख्या के बराबर होता है। नहीं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। सॉरी, सी होगा 24वें का। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो कैसे विकिरण के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पे अवरक्त होगा, अवरक्त विकिरण के लिए। पहले तापानियनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका किया था J.A. फ्लेमिंग ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार तो ये हमारा नोल और उसका ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये रुडोल्फ ने हमारा इसका आविष्कार किया था, आपको पता होगा। एक ही पर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये आपका प्राकृतिक तत्व जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। रासायनिक तत्व के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? ये चक्रण से संबंधित है। तेजी साथियों, ये बॉल को क्यों हाथ की ओर पीछे, ये विश्राम की स्थिति में आ सकता है। ये यहाँ से रिपीट है, ये लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हुआ शायद। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो हाइड्रोजन बम है वो आपका अनियंत्रित संलयन क्रिया पर काम करता है। निम्न में से किसका ईंधन मान किस सबसे अधिक होता है? तो ये हमारा जो होता है ये हाइड्रोजन से अधिक होता है, आपको पता होना चाहिए। ए आंसर इसका। 7, फोटोग्राफी में स्टाइकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? जो फोटोग्राफी में रसायन होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, तो किसी अमलगम का एक घटक क्या होता है? तो उसे हम पारा कहते हैं, पारा होता है वो। लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है? तो लेड पेंसिल में लेड जो होता है वो 0% होता है। कौन सा तत्व सबसे पहले प्रथम रूप से उत्पादित किया गया? तो जो हमारा है टेक्नीशियम सबसे पहले प्रथम रूप से उत्पादित किया गया था। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये जो आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्न में से किस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो इसमें हमारी नियॉन गैस प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनीय उर्वरक कौन सा नहीं है? ये सुपर फॉस्फेट नहीं है। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है, तो हास्य गैस का जो रासायनिक फॉर्मूला है हाँ हमारा वो है N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं।
हिंदी में भी आपको इसका नाम पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। इसका ये फॉर्मूला है N2O। तो ये जो हास्य गैस होती है इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में, फ्रिजों में, आपको पता हो इससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये, और एसी वगैरह इनमें भी होता है। फोटोग्राफी के निर्माण में किस अमल को प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो ऑक्जेलिक अमल है इसको फोटोग्राफी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो पीवीसी किसके बहुलीकरण से बनता है? तो ये विनाइल क्लोराइड के बनता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट। हमारा जो ग्रेफाइट है वो मिश्रण नहीं है, बाकी सब मिश्रित है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्म तय करता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हमारी जो हेनरी बेक्वेरेल है, इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ये एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनमें से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो कौन सा करता है? हाइड्रोजन ही करता है, ऑब्वियसली बात है। कोयला करता है, डीजल ज़्यादा करता है, कैरोसिन भी करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अमल का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका जो मुख्य तत्व है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Mg ब्रैकेट में OH2। तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, हिंदी में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सभी जो साइंस के सभी तीनों सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों से ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंप्यूटर बेस्ड पे जो क्वेश्चन होंगे आपके MCQs उन पर आएगी, उनके भी मैं MCQs करा देता हूँ, क्योंकि 10 मार्क्स के वो भी पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।